यहाँ पर कमोडिटीज में भी काफी कुछ हुआ है। एक्चुअली वो पूरी लिस्ट यहाँ पर है लंबी सी, लेकिन फ्राइडे यहाँ पर सरकार के लिए काफी इंटरेस्टिंग रहा, बिजी भी रहा, बिकॉज एक के बाद एक हमने बहुत सारे यहाँ पर नोटिफिकेशंस आते हुए देखे एसेंशियल कमोडिटीज के लिहाज से। अब इस पर क्या सरकार की सोच रही है और क्या इसका इम्पैक्ट रह सकता है, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ कंज्यूमर अफेयर सेक्रेटरी निधि खरे हैं। निधि जी, बहुत शुक्रिया हमारे लिए आज समय निकालने के लिए। एंड आई एम अज्यूमिंग आपके लिए वीकेंड बहुत बिजी रहा होगा, जिस तरह का इम्पैक्ट हमने यहाँ पर आता हुआ देखा है। लेकिन सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि क्या थॉट प्रोसेस रहा। आई एम अज्यूमिंग कि काफ़ी सारी कॉन्वर्सेशंस ऑलरेडी बिटवीन मिनिस्ट्रीज, बिटवीन डिपार्टमेंट्स यहाँ पर चलती रही होंगी, लेकिन जिस तरह से हमने एक के बाद एक जो भी रुके हुए थे, जो भी डिमांड थी, सब यहाँ पर क्लियर होती हुई नजर आई। तो सरकार का इसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस और क्या बातचीत रही? देखिए, सरकार के लिए जो हमारे फार्मर्स हैं उनका हित संरक्षण करना ये सर्वोपरि होता है, और साथ ही साथ कंज्यूमर्स के लिए भी एक रीजनेबल प्राइसेस में चीज़ों को उपलब्ध कराना, खास करके जब वो इसेंशियल कमोडिटीज होती हैं, जैसे प्याज है या दालें हैं। इन सभी को किस प्रकार से सुनिश्चित किया जाए कि वो सभी के लिए एक रीजनेबल प्राइस में, अफोर्डेबल प्राइस में वो उपलब्ध भी रहे। तो यही थॉट प्रोसेस रहा है। इस समय जो आपने देखा कि एक बहुत अच्छी हमारे रेनफॉल रही है थ्रू आउट द कंट्री, और जिससे जो खरीफ की फसलें हैं उनमें जो बुआई हुई है वो बहुत अच्छी हुई है। तो ये भी एक कारण था कि किस प्रकार से फार्मर्स को भी खुश रखा जाए और कंज्यूमर्स को भी खुश रखा जाए। एब्सोल्युटली। तो एक वो फाइन बैलेंस बनाना काफ़ी मुश्किल रहा होगा निधि जी, बट आई एम अज्यूमिंग कि जिस तरह के नंबर्स फिलहाल हमने यहाँ पर आते हुए देखे हैं, सभी इंडस्ट्री की तरफ से एक थम्स अप फिलहाल है। अगर एक एक कमोडिटी यहाँ पर लें और आप उसके पीछे एक सेंस हमें यहाँ पे समझा सकें, और सबसे पहले पल्सेस से शुरुआत करते हैं, और येलो पीस का जो फ्री इंपोर्ट एक्सटेंशन आया है, आप उसे कैसे देखती हैं, क्योंकि काफ़ी हद तक इम्पोर्ट ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका है। तो करीब 21 लाख मीट्रिक टन से अधिक जो पीली मटर है वो आ चुकी है इंपोर्ट से, और उसकी वजह से फायदा ये हुआ हमें कि पिछले 2 वर्षों में, कॉन्जिक्यूटिव वर्षों में, जबकि तूर और चना की जो उपज थी, उसका जो उत्पादन था वो इम्पैक्ट हुआ था। तो अवेलेबिलिटी बढ़ाने के लिए येलो पीस ने बहुत अच्छा एक उसका रोल था, और इसी कारण से इसको एक्सटेंड किया है 31 अक्टूबर से बढ़ा करके 31 दिसंबर तक। जी। आपको लगता है जिस तरह की कमी थी यहाँ पर बाकी दालों में, पीली मटर उसको आगे भी यहाँ पर पूर्ण करती रहेगी, और जिस तरह से यहाँ पर अब हम आवक आता हुआ देखेंगे, नई एमएसपी पे जो खरीद की बात यहाँ पर सरकार ने की है, कैसे देखती हैं आप उसे? हाँ, मैं समझती हूँ कि जैसे अवेलेबिलिटी अधिक दालों की होने से सबसे ज्यादा फायदा कंज्यूमर्स को होता है। बाजार में किसी प्रकार का स्पेकुलेशन नहीं होता, और एक सेंटिमेंट बाजार में रहता है कि हमारे पास एक अच्छी मात्रा में सभी दालों की उपलब्धता है। अच्छा, येलो पीस जो है वो काफी हद तक सब्स्टिट्यूट करती है चने की दाल को, और कुछ हद तक तूर में भी। इस तरह से उसका एक अच्छी मात्रा में उपलब्ध होना प्राइसेस को भी कंट्रोल करता है, प्राइसेस को भी मॉडरेट रखता है। निधि जी, आप दालों को लेके स्पेशली क्या कुछ और स्टेप्स आने वाले हैं, कुछ और बातचीत है? रिप्रेजेंटेशंस तो आपके सामने बहुत सारी हैं। मैं ये आश्वासन दिलाना चाहूंगी कि जो तुअर की दाल है, इसका भी जो बुआई हुई थी वो बहुत अच्छी हुई है, जी। और इसकी फसल बहुत ही बढ़िया आएगी। हम लोग नवंबर में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इवन ग्लोबली जो तुअर दाल का जो प्रोडक्शन है वो बहुत अच्छा हुआ है, तो इम्पोर्टर्स उसे भी इंपोर्ट करके उसकी उपलब्धता सुनिश्चित कर सकते हैं। तो तुअर के प्राइसेस में कमी आएगी, निश्चित रूप से कंज्यूमर्स के लिए एक अच्छी खबर होगी। इसके साथ साथ उड़द की दाल में भी एक अच्छा संकेत है। हमारे पास जो इंपोर्ट म्यांमार वगैरह से हुआ, और आगे चल करके जो साउथ अफ्रीकन कंट्रीज के साथ हो रहा है, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज के साथ, एक अच्छी मात्रा में ये भी उपलब्ध होगी।
निधि जी, बात अब यहाँ पर अगर राइस की करें तो बासमती का मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस तो यहाँ पर हटा दिया गया है, लेकिन नॉन बासमती के ऊपर अभी तक कोई स्टेप नहीं आया है। यहाँ पर क्या एक्सपेक्टेशन है? क्योंकि बासमती इंडस्ट्री तो ऑफ कोर्स आपको फुल थम्स अप यहाँ पर दे रही है, लेकिन इंतजार अभी यहाँ पर नॉन बासमती पारबॉइल्ड राइस पर है। तो देखिए, जैसे बासमती में एक तरह से एक्सपोर्ट को पूरी तरह से खोला गया है, इससे जो भारत का बासमती राइस में जो एक पोजीशन है वो बरकरार रहेगा, और एक्सपोर्ट अच्छा होने से फार्मर्स को भी अच्छे दाम मिलेंगे। और इसी के साथ साथ जो नॉन बासमती है उस पे भी विचार चल रहा है। मैं अभी सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी। ऑल राइट। अनियन के ऊपर भी यहाँ पर काम किया गया है। ऑफ कोर्स महाराष्ट्र एक इम्पॉर्टेंट स्टेट भी है, आगे इलेक्शंस भी होने वाले हैं। माना ये भी जा रहा है कि सरकार यहाँ पर किसानों का भी ध्यान रख रही है। इसका कितना इम्पैक्ट आप देखते हैं? जिन अनियन ग्रोअर्स प्रोड्यूसर से हमारी बात होती है, उन्होंने कहा है कि फसल बहुत अच्छी है और जब दिवाली के आसपास आनी शुरू होगी तो भाव और भी यहाँ पर नीचे गिरते हुए नजर आएंगे। प्याज में आपने काफ़ी काम किया है और इस लेटेस्ट डेवलपमेंट से अब क्या देखती हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि खरीफ की जो सोइंग है, यदि हम गत वर्ष से देखें तो गत वर्ष अगर 2.29 लाख हेक्टेयर में बोया गया था, इस वर्ष वो बढ़ करके 3.65 लाख हेक्टेयर में बोया गया है। तो ये अपने आप में दिखाता है कि प्राइसेस अच्छे मिलने से प्याज में फार्मर्स ने अच्छी बुआई की है। और इस बार बहुत सारे स्टेट्स में, वर्चुअली सभी स्टेट्स में जो बुआई हुई है वो काफी मतलब अगर एकरेज देखा जाए तो बढ़ा है। तो इस तरह से अवेलेबिलिटी हमें दिवाली के आसपास बहुत अच्छी रहेगी अनियंस की। जहां तक अभी की बात है, हम लोगों ने जो रिटेल इंटरवेंशन है हमारे बफर स्टॉक से, तो जिन जिन शहरों में प्राइसेस बढ़े हैं और जहाँ पे ह्यूज कंजम्पशन की मात्रा दैनिक रूप से होती है, वहाँ पे रिटेल इंटरवेंशन प्रारंभ कर दिया है। तो ये हम लोगों ने 5 सितंबर से प्रारंभ किया था। और जैसे मैं एक उदाहरण के रूप में ही कहना चाहूंगी कि दिल्ली में जहाँ प्राइसेस 60 के आसपास थे 5th को, वहाँ प्राइसेस घट करके 55 रुपीज आ गए हैं। तो 60 से घट करके 55। इसी प्रकार से बॉम्बे में प्राइसेस जो है वो, मुंबई के प्राइसेस 61 रुपए थे और वो घट करके 55 हो गए हैं। तो इससे एक इम्पैक्ट आपको बिल्कुल साफ साफ स्पष्ट दिखाई देता है कि रिटेल इंटरवेंशन से जब हम डायरेक्टली कंज्यूमर को बेचते हैं तो मार्केट में भी प्राइसेस रिड्यूस होते हैं। निधि जी, रीसेंट बारिश, जैसे आपने कहा बुआई अच्छी खासी है, काफ़ी ज़्यादा फसलों में ये माना जा रहा है कि हम अच्छा प्रोड्यूस आता हुआ देखेंगे, लेकिन कहीं कहीं ज़्यादा बारिश की वजह से कहीं डैमेजेस भी हैं। क्या उसकी अब तक असेसमेंट की गई है? कुछ डैमेज हुआ है, जैसे करनूल में करीब 25% जो एरिया है उसमें हुआ है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि चूंकि हमारी जो बुआई है वो ही काफी अधिक बेहतरीन हुई थी। है लास्ट ईयर हम्म। के मुकाबले। तो हम्म। इस प्रकार से छोटी मोटी घटनाएं हैं जहां पर कि अधिक बारिश से प्याज की जो फसल है थोड़ा सा इम्पैक्ट करेगी। निधि जी, ऑल्सो साथ ही अगर यहाँ पर बात खाने के तेल की जाए तो यहाँ पर सरकार की तरफ से काफ़ी अनाउंसमेंट्स रहे हैं। एमएसपी बाइंग महाराष्ट्र, एमपी, कर्नाटका में, और उसके बाद अब इंपोर्ट ड्यूटी भी बढ़ा दी गई है। तो क्लियरली किसान के हित में और फिर इंडस्ट्री, क्योंकि उनको मार्जिन नहीं मिल रहे थे, आपने उसका भी यहाँ पर ध्यान रखा है। कुछ चिंता अब ये है कि सडनली फेस्टिवल्स के पहले यहाँ पर इमीडिएटली क्या एमआरपी बढ़ जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो इंक्रीज किया है बेसिक कस्टम ड्यूटी का ऑन क्रूड सोयाबीन ऑयल, क्रूड सनफ्लावर ऑयल और क्रूड पाम ऑयल, ये एक तरह से दर्शाता है कि बनिस्बत की रिफाइंड ऑयल्स में जहाँ पे कि बेसिक कस्टम ड्यूटी बढ़ाई है 12.5% से 32.5%। तो ये अपने आप में दिखाता है कि हमारे जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको एक तरह से बढ़ावा देने के लिए, और साथ ही साथ बेटर जब प्राइसेस होंगी तो फार्मर्स भी उसके रियलाइजेशन के लिए बेटर सोइंग के लिए बढ़ेंगे। पर आपको एज ऑफ नाउ कोई चिंता नहीं है कि प्राइसेस फेस्टिवल से यहाँ पहले बढ़ेंगे? ऑफ कोर्स हमने इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा किए बहुत हैं ज्यादा, सस्ते। बिल्कुल।
तो जी हाँ। इसलिए वो सारे स्टेप्स लिए जा चुके हैं ताकि इस तरह के निर्णय का अगर कोई ऐसा प्रभाव पड़ता भी है तो भी उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि एक बहुत ही सॉफ्टनिंग और मॉडरेट प्राइसेस रहेंगे इस बार के त्योहार में। निधि जी, एक और चीज़ यहाँ पर अब गेहूं में है, जहाँ पर भी एक अच्छा स्टेप लिया गया है। यहाँ पर भी ऑफ कोर्स ओएमएसएस की सेल्स तो आएंगी ही, लेकिन साथ ही साथ अब रिटेल, होलसेल, एफएमसीजी कंपनी ज़्यादा वीट होल्ड कर पाएंगी फेस्टिविटीज़ को देखते हुए। तो क्लियरली सभी तरफ आपने यहाँ पर एक ध्यान दिया है, सब मिनिस्टर्स ने एक साथ जुट बैठ के यहाँ पर ये काम किया है। गेहूं में आपको यहाँ पे क्या लगता है? काफ़ी ज़्यादा ट्रेड इंडस्ट्री ये भी कहती है कि शायद इंपोर्ट ड्यूटी खोल दी जाएगी। क्या एट ऑल मिनिस्ट्री में उस चीज़ को लेकर विचार है? देखिए, इस तरह के स्पेक्युलेटिव विचारों पे तो मैं कुछ नहीं कह सकती। मैं सिर्फ इतना ही आशा दिलाना चाहूंगी और भरोसा दिलाना चाहूंगी कि फार्मर्स और कंज्यूमर्स के हितों की संरक्षण को देखते हुए ही जो स्टेप्स लिए जाते हैं वो फैसले ऐसे लिए जाते हैं जिसमें कि सभी वर्गों के लिए ये एक बेहतरी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इतने भी जो स्टेप्स हम लोगों ने उठाए हैं और अभी जिस तरह से रबी में हीट की सोइंग होगी, इन सभी का बहुत ही सकारात्मक इस पर इम्पैक्ट रहेगा। निधि जी, एक और चीज़, काफ़ी सारे रिप्रेजेंटेशंस आपको अक्रॉस इंडस्ट्री की तरफ से यहाँ पर आते हैं। आई एम अज्यूमिंग कुछ बहुत अभी भी यहाँ पर पड़ा होगा। आगे जाकर अब जो स्टेप्स यहाँ पर लिए जाने हैं, और जैसे आपने कहा कि कैलकुलेशन सब की गई हैं, प्राइसेस शायद चीज़ों के बढ़ेंगे बिकॉज ड्यूटीज़ बढ़ाई गई हैं, कई जगह पर रिस्ट्रिक्शंस हटाई गई हैं। तो इंडस्ट्री मिनिस्ट्री इन दैट सेंस क्या कैलकुलेशन कर रही है? कितना प्राइस राइज से आप ठीक रहेंगी? आपको लगता है कि विद इन दैट है? नहीं, आप अगर देखें तो रिटेल इन्फ्लेशन आरबीआई के मुताबिक it has remained below 4% for the second consecutive month, यानी कि लगातार 2 महीनों से 4% के नीचे रहा है। यदि हम फूड इन्फ्लेशन देखें तो भी वो लगभग 9% से ऊपर था, वो घट करके 5.4 था लास्ट मंथ और 5.6 अगस्त में ये हुआ। तो ये दिखाता है कि इवन फूड पे जो एक महंगाई का जो असर होता है वो भी काफी नियंत्रित किया जा चुका है। फूड प्राइसेस काफी मॉडरेट हैं और मुझे लगता है कि ये जो कदम उठाए गए हैं इसमें फार्मर्स और कंज्यूमर्स के लिए एक बहुत ही फाइन बैलेंस चुना गया है। दोनों ही के लिए बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है। नहीं दीजिए, एक फाइनल सवाल, और काफ़ी हद तक ऑफ कोर्स जिस तरह से सरकार यहाँ पर स्टेप्स लेती है, स्पेशली एसेंशियल कमोडिटीज़ में उनको लेने भी पड़ते हैं, हमेशा मार्केट फोर्सेस पे नहीं छोड़ा जा सकता, लेकिन इंडस्ट्री डेफिनेटली वो चाहेगी। अब एक डायनामिक पॉलिसी की बात है, बेस्ड फार्मूला के ऊपर यहाँ पर पॉलिसीज़ बनाई जाएँ, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ रखी जाएँ ताकि इंडस्ट्री अपने एक्सपोर्ट इम्पोर्ट इंटरनेशनल रिलेशंस यहाँ पर संभाल सके, उसके ऊपर कुछ विचार है? आपने देखा होगा कि किस तरह से एनसीसीएफ और नैफेड एक तरह से फार्मर्स को हेल्प करने के लिए, उन्हें सपोर्ट करने के लिए प्री रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं हर फसल के से स्टार्ट करने से पहले। द आइडिया बीइंग कि अगर इनमें जो दाम है यदि गिरते हैं तो नैफेड और एनसीसीएफ पूरी तरह से सारा जो दालों की जो उपज है वो 100% प्रोक्योर करेगी एट एमएसपी। और अगर मान लीजिए कि उन्हें बेहतर दाम बाजार में मिलता है तो जो किसान हैं वो फ्री रहेंगे कि वो उन्हें बाहर भी बेच सकें। इस तरह के कदम को उठाने के पीछे एक ही मंशा है कि हम अपना उत्पादन बेहतर करें। जब हम अपने उत्पादन को बेहतर करेंगे तो हमारी एक्सपोर्ट की भी जो व्यवस्था है वो निर्बाध रूप से चलेगी और डोमेस्टिक मार्केट में भी कंज्यूमर्स के लिए वो सारी चीजें उपलब्ध होंगी और एट अफोर्डेबल प्राइसेस उपलब्ध होंगी। निधि जी, एक और चीज़ है, गवर्नमेंट को ज़्यादा प्रोक्योर करना चाहिए, मशीनरी वहाँ लगानी चाहिए, या फिर पॉलिसीज़ ऐसी बनाई जाएं लॉन्ग टर्म की फेयर ट्रेड अपने आप ही देखने को मिले? मेरे समझ से जो बफर स्टॉक का जो एक तरह से उद्देश्य है वो सिर्फ इतना ही है कि जब बहुत अधिक महंगाई हो तब फिर इंटरवीन करना। अदरवाइज देश में फ्री ट्रेड पूरी तरह से हर जगह पर उपलब्ध, मतलब उसे पूरी तरह से फ्रीडम है और मार्केट फोर्सेस अपनी काफी अच्छी एफिशिएंसी के साथ इस कार्य को करती भी हैं।
लेकिन सरकार को ये भी देखना होता है कि कहीं स्पेक्युलेटिव ट्रेड ना हो, कहीं पर अनावश्यक रूप से अनुचित लाभ कमाने के नजरिए से लोग प्राइसेस को काटल करके बहुत ज्यादा ना बढ़ाएं। तो इन सब उद्देश्यों के लिए ही बफर स्टॉक्स से इंटरवीन किया जाता है। मैं समझती हूँ कि प्रोक्योरमेंट भी एक तरह से फार्मर्स को सपोर्ट करता है कि बहुत अधिक जब हार्वेस्ट आता है उस समय अचानक अगर सरकार की वो सपोर्ट की नीति न हो तो काफी हद तक मार्केट एक एक्सप्लॉइटेटिव प्राइस पर उन्हें किसानों से ले सकता है। तो इस तरह से किसानों की भी संरक्षण होती है क्योंकि प्रोक्योरमेंट सरकार की ओर से होता है। फेयर पॉइंट। निधि जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज यहाँ पर जुड़ने के लिए, और वो सारे ही जो सरकार के स्टेप्स हैं उसके पीछे क्या मंशा रही, क्या कॉन्वर्सेशन है, क्या बेस है, वो सब हमारे साथ डिस्कस भी करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया अपना समय बिताने के लिए। पहले इसी